जॉन वेन गेसी जूनियर AKA द किलर क्लाउन एक अमेरिकी सीरियल किलर, सीरियल रेपिस्ट और किडनैपर था, जो कि कहने को तो अपने समुदाय का एक सम्मानित व्यक्ति था। ऐसा इंसान जो अपने पड़ोसियों के साथ अपने घर पे बड़ी पार्टियों का आयोजन करता और खुद एक जोकर बन के बच्चों का मनोरंजन किया करता था। हालांकि गुप्त रूप से वो एक दर्दनाक अतीत से पैदा हुआ एक छिपा हुआ घातक शिकारी था, जिसने युवा पुरुषों और लड़कों को उन्हें नौकरी देने के झूठे वादे के तहत उन्हें फुसलाया करता और उन्हें मोलेस्ट करने के बाद उन बच्चों का गला घोट कर मार दिया करता था, जिसके बाद उनके लाशों को अपने घर के बैकयार्ड में दफना देता। कभी कभी वो लाशों को नदी में भी फेंक दिया करता था। गैसी का पालन पोषण एक सामान्य परिवार वाले घर में हुआ था, लेकिन उसके पिता का व्यवहार उसके साथ अच्छा नहीं था। वो एक अत्यधिक अपमानजनक शराबी पिता के साथ एक तनावपूर्ण संबंध को सहन कर रहा था, जो अक्सर उसे मारता, चोट पहुंचाता और अपमानित किया करता था और उसकी आलोचना भी किया करता था। हालांकि वह अपनी बहन और माँ के बहुत करीब था, जो उसे जॉनी कहकर बुलाया करते थे। जॉन ने 4 अलग अलग उच्च विद्यालयों में पढ़ने के बाद भी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की थी और अपने पिता से तंग होकर घर छोड़ के नेवाडा चला गया और साथ ही अपने परिवार के साथ सभी संपर्क तोड़ दिया। घर से लाए हुए पैसे की मदद से कुछ दिनों तक उसका वहाँ खर्चा चला, लेकिन कुछ ही समय बाद जब उसके पैसे खत्म हुए तो उसने लास वेगास नेवाडा में अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला और पाम मॉर्चरी मेमोरियल पार्क में एम्बुलेंस चालक के रूप में नौकरी करने लगा। लेकिन इस जॉब के लिए मिनिमम एज 21 साल थी। जब वहाँ के उसके सीनियर को सच्चाई का पता चला तो उन्होंने गैसी को नौकरी से निकाल दिया। बाद में उसे वहीं के किसी जानने वाले ने मुर्दा घर में एक सहायक ड्राइवर के रूप में रखवा दिया, जिसमें वह लाशों और सामग्री को अस्पताल से अंत्येष्टि तक ले जाने का काम किया करता था। क्योंकि गैसी अपने नए वेतन में रहने खाने का भार नहीं उठा पा रहा था, जिस कारण उसने परिसर में रात में सोने की अनुमति ले ली और वो वहीं शमशान में सोया करता था। क्योंकि वो एक मुर्दा घर में काम करता था तो उसे वहाँ के सारे प्रोसेस सिखाए गए, जैसे कि शरीर आता है तो कैसे नहलाते हैं, कैसे लेप लगाते हैं, वगैरह वगैरह। रात में जब बाकी सब चले जाते थे तो वह लाशों को तराजू से बाहर निकालता था और सबों की जांच किया करता था और यहाँ तक कि उनसे बातें भी किया करता था। यह तब तक चला जब तक निर्देशक को शक नहीं हुआ कि कोई तो है जो लाशों को छेड़ रहा है। निर्देशक ने एक दिन पुलिस को फ़ोन कर दिया। हालांकि गैसी को अपराधी के रूप में पहचाना नहीं गया, लेकिन वो इस घटना से डर गया और उसने नेवाडा छोड़ने का मन बना लिया और वापस शिकागो आने का प्लान बनाया। और इस प्लान के तहत उसने 3 महीने तक पैसे जमा किए और फिर वो वहाँ से निकल गया। गैसी वापस आते ही हाई स्कूल में एडमिशन ले लेता है और अंततः 1963 में नॉर्थ वेस्टर्न बिजनेस कॉलेज से ग्रेजुएट की उपाधि प्राप्त कर लेता है, जिसके बाद उसने ननबुश शू कंपनी के साथ जॉब की करियर की स्टार्ट की। 1964 में गैसी को कंपनी द्वारा स्प्रिंगफील्ड इलिनॉय में ट्रांसफ़र कर दिया गया। वहाँ उसकी मुलाकात को-वर्कर मार्ली मार्लिन से हुई और उसने उसी साल सितंबर में मार्लिन से शादी कर ली। वह स्थानीय स्प्रिंगफील्ड संगठनों में सक्रिय हो गया और 1965 तक स्प्रिंगफील्ड चैप्टर का उपाध्यक्ष भी बना दिया गया। गैसी बाद में राजनीति में भी एक्टिव हो गया और साथ ही उसने कंस्ट्रक्शन और कई अन्य क्षेत्र में भी काम करने लगा। प्रसिद्धि के साथ साथ उस पर छोटे मोटे मामूली आपराधिक आरोप भी इस दौरान लगाए गए, लेकिन कोई भी बहुत बड़ा मामला सामने नहीं आया था। 1975 में गैसी ने पोगो द क्लाउन कैरेक्टर बनाया, जिसका उपयोग वह खुद किया करता था। चैरिटी कार्यक्रमों और पार्टियों में पोशाक पहनने की उसकी आदत के कारण बाद में उसे किलर क्लाउन का उपनाम भी दिया गया। इसी समय के दौरान राजनीति में उसकी भागीदारी और भी बढ़ रही थी और उसका रसूख शहर में बढ़ने लगा था, जिसके तुरंत बाद ही उसने अपनी हत्याओं का सिलसिला शुरू कर दिया। उसने टिम मैकॉय नाम के एक टीनेजर के साथ शुरुआत की, जिसे उसने कथित तौर पर आत्मरक्षा में मार डाला। उसने जल्द ही एक सहकर्मी जॉन की भी हत्या कर दी। 21 जुलाई 1975 को लोम्बार्ड में एक 18 वर्षीय पीडीएम कर्मचारी जॉन गायब हो गया। जॉन की कार सेरेडियन एंड लॉरेंस एवेन्यू की पार्किंग के एक कोने में मिली। जॉन की जैकेट और वॉलेट उसके कार में थी और कार की अभी इग्निशन में थी। अपने लापता होने से एक दिन पहले जॉन की बकाया सैलरी के लिए गैसी से बहस हुई थी। जॉन के पिता को गैसी पे शक था, जिस कारण उन्होंने गैसी को मिलने के लिए बुलाया, जिस पे गैसी उनसे मिलने गया और उन्हें विश्वास दिलाया कि वो उनके बेटे को ढूंढने में मदद करेगा। लेकिन गैसी ने साथ में यह भी संदेह जताया कि उसे लगता है कि जॉन भाग गया है। जब पुलिस ने गैसी से पूछताछ की तो गैसी ने कहा जॉन और उसके 2 दोस्त बकाया सैलरी की मांग करते हुए उसके घर पहुंचे थे, जो कि उसने दे दिया और फिर तीनों वहां से चले गए। अगले 3 वर्षों में जॉन के माता पिता ने 100 से अधिक बार पुलिस को फ़ोन किया और उनसे गैसी की जांच करने का रिक्वेस्ट किया, लेकिन सबूत के अभाव में पुलिस ने कुछ नहीं किया। बहुत सालों बाद जब गैसी पकड़ा गया तो उसने जॉन से मुठभेड़ की बात स्वीकार की। उसने बताया कि जिस दिन सैलरी के लिए जॉन ने उससे बहस किया था वो उसे पसंद नहीं आया था और अगले ही दिन उसे जॉन वेस्ट लॉरेंस एवेन्यू की पार्किंग में मिल गया। जॉन अपनी गाड़ी से उतर के गैसी के कार के पास आया और बोला, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। गैसी ने जॉन को अपनी कार में बैठने के लिए कहा, जिस पर जॉन गैसी के साथ उसके कार में बैठ गया। उसकी खुद की कार इस वक्त पार्किंग में थी। उसकी गाड़ी की चाबी भी उसके कार में लगी थी और उसके जैकेट और वॉलेट भी गाड़ी में ही था। कुछ सेकंड की बात के बाद गैसी ने उसे अपने घर चलने को कहा।
जाहिर तौर पर यह सैलरी के मुद्दे को सुलझाने के लिए था। वो भी घर जाने को मान गया, या फिर शायद गैसी उसे ज़बरदस्ती घर लेके चला गया, कहना मुश्किल है। अपने घर पे गैसी ने जॉन को एक ड्रिंक पेशकश की, जिसे पीते ही जॉन थोड़ा सा बेहोश सा होने लगा। जिसके बाद गैसी ने उसके हाथों को पीछे करके बांध दिया। उसके बाद गैसी ने उसे मॉलिस्ट किया और बाद में उसका गला घोट कर उसे मार दिया। उसने जॉन के शरीर को अपने गैरेज में रख दिया। बाद में क्रॉल स्पेस में शरीर को दफनाने का इरादा था, लेकिन जब अचानक उसकी पत्नी और सौतेली बेटियां समय से पहले घर लौटी, तो गैसी ने घबराहट में जॉन के शरीर को अपने गैरेज के टूल रूम के खाली पड़े जगह में कंक्रीट के फर्श के नीचे दबा दिया। कई वर्षों की लगातार हत्याओं के बाद गैसी को अंततः 15 वर्षीय रॉबर्ट पिस्टा के लापता होने के बाद डेस प्लेन्स में पकड़ा गया। 11 दिसंबर 1978 की दोपहर को गैसी ने डेस प्लेन में निल्सन फार्मेसी के मालिक फिल ट्रोफर के साथ एक संभावित रिमॉडलिंग प्रोजेक्ट पर चर्चा करने के लिए गया था। वहाँ उसने एक टीनेज बच्चा रॉबर्ट पिस्टा को पार्ट टाइम जॉब करते हुए देखा। उसे देखते ही उसका शैतान दिमाग बेकाबू हो गया और उसने जाल फेंकना शुरू कर दिया ताकि वो बच्चा उसके पास खुद ब खुद चलाए। जब वो रॉबर्ट पिस्टा के आसपास था, तो गैसी ने उल्लेख किया कि उसकी फार्म पर अक्सर $5 प्रति घंटे की शुरुआती वेतन पर वो किशोर लड़कों को काम पर रखता है। उसने यह बात कुछ यूँ कही थी कि रॉबर्ट भी इसे सुन ले। उसने जो सैलरी बताई थी वो फार्मेसी में रॉबर्ट की सैलरी से लगभग 2 गुना थी। गैसी के फार्मेसी छोड़ने के कुछ समय बाद रॉबर्ट की माँ अपने बेटे को घर ले जाने के लिए स्टोर पर पहुंची ताकि परिवार उसका जन्मदिन एक साथ मना सके। रॉबर्ट ने अपनी माँ को प्रतीक्षा करने के लिए कहा, यह कहते हुए कि कुछ ठेकेदार मुझसे नौकरी के बारे में बात करना चाहते हैं। वो उसे लौटने का वादा करते हुए 9 बजे दुकान से निकल गया। गैसी के घर 10 बजे के थोड़ी ही देर बाद रॉबर्ट की हत्या कर दी गई। गैसी ने बाद में कहा कि अपने घर पर उसने रॉबर्ट को कोल्ड ड्रिंक ऑफर की और साथ ही उसने पूछा कि क्या ऐसा कुछ है जो वह सही कीमत के लिए नहीं करेगा, जिसके लिए रॉबर्ट ने जवाब दिया कि उसे कड़ी मेहनत करने से कोई आपत्ति नहीं है। जवाब में गैसी ने कहा कि अच्छा पैसा उधम मचाकर ही कमाया जा सकता है। इसके बाद गैसी ने रॉबर्ट को यह कहते हुए उसे हथकड़ी लगाने लगा कि मैं तुम्हारा बलात्कार करने जा रहा हूँ और तुम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। यह सुनते ही पिएस्टा रोने लगा। घटनाओं के बारे में गैसी के बयान अलग अलग थे। हालांकि अपनी शुरुआती बयानों में से एक में उसने दावा किया कि रॉबर्ट विरोध करने में विफल था क्योंकि उसने लड़के के हाथ में हथकड़ी लगा दी थी। उसने यह भी कहा कि जैसे ही उसने रॉबर्ट के गले में रस्सी डाली, लड़का रो रहा था, डरा हुआ था। गैसी ने बताया कि जब रॉबर्ट का उसके बेडरूम के फर्श पर जब दम घुट रहा था और वो मर रहा था, तभी उसे एक व्यावसायिक परिचित में से एक का फ़ोन कॉल आया और उसने उस कॉल को लेकर बड़े आराम से अपना बिजनेस डील पूरा किया। गैसी के कबूलनामे के अनुसार वह शिकागो ग्रेहाउंड बस स्टैंड से या सुनसान सड़कों से अपने शिकार को ढूंढता था। वह सुनिश्चित करता था कि उनकी उम्र 14 से 20 साल की हो। बाद में वह उन्हें या तो सेक्स के लिए पैसे देने का वादा करके या उन्हें अपनी कंपनी में नौकरी देने का वादा करके अपने घर ले आता था। वहाँ उनसे ज़बरदस्ती करता। अगर कोई जाने से मना करता था तो वो उन्हें बंदूक की नोक पे किडनैप करके अपने घर ले आता था और वहाँ उनके साथ दुष्कर्म करता। एक बार जब वो अपने घर आ जाता तो वह उन्हें शराब पिलाकर या क्लोरोफॉर्म देकर उन्हें हथकड़ी या दूसरे तरीके से बांध देता। उसके बाद उन्हें वो विभिन्न तरीकों से टॉर्चर करता, जैसे कि उन पर फायर पोकर का उपयोग करना, उनके शरीर पर गर्म पिघलता हुआ मोमबत्ती के मोम का टपकाना या बार बार उन्हें अपने बाथटब में डुबाना। वो ऐसा कोई भी अवसर नहीं छोड़ता था जिसमें वो खुद को शक्तिशाली ना महसूस करा सके। वह उनके साथ हर मुमकिन टॉर्चर करता। घटनाएं शहर में बढ़ने लगी थीं और बहुत से बच्चे गायब हो रहे थे। हर केस में कहीं ना कहीं गैसी का नाम ज़रूर आ रहा था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से कॉमन फैक्टर गैसी ही सारे केस में था। जिसके बाद पुलिस ने गैरी के घर की तलाशी लेने का वारंट जारी किया। जब वो वहाँ पहुँचे तो तेज़ महक ने सबका ध्यान क्रॉल स्पेस की ओर खींचा और तलाशी के बाद अन्य लापता युवकों में से संबंधित कई सामान तलाशी के दौरान मिले। अधिकारियों के पास ज़मीन खोदने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन सामानों ने अधिकारियों का शक गहरा कर दिया। अधिकारियों ने तब जल्द ही दूसरा सर्च वारंट प्राप्त किया। दूसरी खोज क्रॉल स्पेस को लक्षित करते हुए थी, जिसमें पुलिस ने फर्स्ट बोर्ड को तोड़ दिया और क्रॉल स्पेस में धरती को खोदना शुरू कर दिया। तलाशी के दौरान पुलिस को क्रॉल स्पेस की मिट्टी में मानव हड्डियां दबी हुई मिली और उस समय उन्होंने गैसी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। गैसी ने 1970 के दशक में 25 से 30 हत्याओं की बात स्वीकार की। जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो कम से कम 29 लोगों के अवशेष विभिन्न स्थानों में दबे हुए मिले। अन्य से स्पिरिट डेस प्लेन्स नदी में पाए गए। अपने परीक्षण के दौरान और अपनी सज़ा को कम कराने के लिए गैसी ने अधिकारियों को और अभियोजकों को बताना शुरू किया कि उसके पास जैक नाम का एक मनगढ़ंत व्यक्ति है। उसका कहना था कि वो मानसिक तौर पर बीमार है, उसे डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उसका दूसरा रूप जैक हत्याओं के लिए जिम्मेदार है। डॉक्टर ने उसके सारे दावों को झूठा बताया। बाद में अपने एग्जीक्यूशन से कुछ समय पहले गैसी ने खुद को जैक का 34वां शिकार होने का दावा किया और कहा कि वह निर्दोष है और हत्याओं और बाद में दफनाने में उसकी कोई भागीदारी नहीं थी। वह अभी भी लगातार यही कह रहा था कि ये उससे कोई करवाता है और उसका नाम जैक है, लेकिन उसके सारे बहाने झूठे साबित हुए। बताया गया कि गैसी ने 1972 से 1978 के बीच 33 युवाओं की हत्या की थी। गैसी को बाद में उसके अपराधों के लिए दोषी पाया गया। 9 मई 1994 की सुबह गैसी को क्रेस्ट हिल के सेंट फिल करेक्शन सेंटर में भेज दिया गया। दोपहर में उसे परिवार के साथ
जेल ग्राउंड में पर्सनल पिकनिक मनाने की परमिशन दी गई ताकि वो अपने परिवार के साथ अंतिम बार खाना खा ले। उसी शाम उसने एक कैथोलिक प्रीस्ट के साथ आखिरी बार प्रार्थना की। अगली सुबह 10 मई 1994 को उसे एक पॉइजन वाली इंजेक्शन दे दी गई। 12:58 पर उसे मृत घोषित कर दिया गया।